हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अनुसार पता चल चुका होगा, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका हम जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा सेट्स एंड समुच्चय कंप्लीट हो चुका है, उसका एक पार्ट बाकी है, वो आराम से करवा दिया जाएगा। अब देखिए आज हमारा जो सेकेंड पार्ट है यानी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसका स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और आने वाले जो वीडियो में है इसकी हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह सारे करेंगे। आज हम इसको 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा आगे तक ले जाएंगे। यह चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये 11th में ही नहीं बल्कि सीनियर क्लास की दृष्टि से, यानी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं सीनियर क्लास में, उसकी दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी? अगर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है पहला सेट्स यानी समुच्चय, अगर वो हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट है तो इस चैप्टर को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक काम करें, अगर आपने अब तक हमारा चैप्टर नंबर 1 वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में जाकर के आप पहला चैप्टर भी जरूर देखें इस वीडियो खत्म होने के बाद में। चलिए कोशिश करते हैं कि अगर आपने पहला चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो इस वीडियो की सहायता से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको डायरेक्ट जो चैप्टर 2 जो समझाने की कोशिश करेंगे। 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो भी चीज़ है, जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन और फंक्शन के अंदर पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, संबंध। फलन की बात हम बाद में कर रहे हैं, पहले आज के वीडियो में हम जो है केवल संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध क्या होते हैं? जैसे आप सब जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं हम अनेक संबंधों से घिरे हुए हैं। चाचा, मामा, बुआ, फूफा, ताऊ, ताई, पापा, मम्मी, अनेकों संबंध है। टोटल संबंध अगर गिनाने के लिए बैठे तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। टोटल अनलिमिटेड संबंध है। उसी प्रकार अब हमारे पास यहाँ संबंध जो है इस मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहता है? संबंध ये कहता है, जैसे अभी समुच्चय है, कोई भी एक समुच्चय जिसमें 3 अवयव 1, 2 और 3, मैंने एक समुच्चय बना दिया 1, 2, 3। इसका किसी दूसरे समुच्चय जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 5 है उसके साथ क्या संबंध है? वह हमारे पास में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, क्या संबंध नहीं हो सकते हैं, इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे सामने है। उसका नाम क्या है? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। टॉपिक का नाम है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब समुच्चयों के कार्तीय गुणन का मीनिंग क्या है वो देखिए। मैंने अभी जैसा कि बताया आपको 2 सेट लिए, एक सेट ए, एक दूसरा सेट बी। सेट ए में मेरे पास में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक बार के लिए मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमारे सामने जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं बता देता हूँ आपको। ए जो है उसमें लिखा हुआ 1, 2, 3 और सेट बी जो है, समुच्चय बी जो है उसमें लिखा हुआ है 4, 5, 6। ये हमारे पास लिखा हुआ है। ये हमारे पास 2 समुच्चय आ गए। इन दोनों समुच्चयों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, बात करते हैं। समुच्चय ए में 3 अवयव है मेरे पास में, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ नीचे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर यानी इस चित्र के अनुसार समुच्चय ए का पहला अवयव यानी 1 समुच्चय बी के पहले अवयव के साथ भी संबंध बनाता है, दूसरे अवयव यानी 5 के साथ भी संबंध बनाता है और 6 यानी तीसरे अवयव के साथ भी संबंध बनाता है। सेम इसी प्रकार से समुच्चय ए का दूसरा अवयव यानी 2 जो है समुच्चय बी के तीनों अवयव 4, 5, 6 के साथ संबंध रखता है। इसी प्रकार ए का तीसरा एलिमेंट बी के तीनों एलिमेंट के साथ अलग अलग संबंध बनाता है। इसी बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं तो देखिए मैं इस जो फिगर को है अलग अलग भागों में बांट देता हूँ। पहले मैंने जो भाग बनाया, इस पहले वाले भाग में जो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का जो पहला अवयव है उसका संबंध समुच्चय बी के तीनों अवयवों के साथ किस प्रकार से है। ए का गुणा पहले 4 से, बाद में 5 से, उसके बाद 6 से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो बना हुआ दिख रहा है ये हमारे पास में क्या है
समुच्चय ए के दूसरे अवयव का समुच्चय बी के तीनों अवयवों के साथ किस प्रकार से संबंध को दर्शाता है, वो दूसरा। और तीसरा जो थर्ड वन है वो क्या कहता है, पहले समुच्चय के तीसरे अवयव का दूसरे समुच्चय के तीनों अवयवों के साथ किस प्रकार से रिलेशन है। इन तीनों को एक साथ जो है अभी हमने इस प्रकार से दर्शाया था। आप दोनों में से एक चीज याद रखें, ये जो पहले बनाया हुआ है वो याद रख ले, बहुत अच्छी चीज है, आराम से याद रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप चाहे तो दूसरे वाला भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। समुच्चय ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3। समुच्चय बी जो है उसमें मेरे पास में एलिमेंट क्या है, 4 5 और 6। ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए एलिमेंट है, इनका क्या काम करेंगे, किस प्रकार से ये यूज में आने वाले हैं, बात करते हैं। मैंने लिखा है ए गुणा बी, ए और बी का जो कार्तीय गुणन लिखा है। अभी मैंने टॉपिक क्या लिखा था, टॉपिक के अंदर ये लिखा था समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जो समुच्चय है उनका कार्तीय गुणन कैसे करेंगे। मेरे पास दो समुच्चय दिए हुए ए और बी, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं। किस प्रकार से हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, अगर आपने ये पूरा डायग्राम ढंग से समझा तो देखिए, जो पहले वाला फिगर कहता है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो एक का पहले 4 के साथ संबंध, एक का 5 के साथ संबंध, एक का 6 के साथ संबंध, तीनों के साथ संबंध। तो देखिए, एक का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, एक का यानी पहले अवयव का सभी के साथ संबंध कंप्लीट होने के बाद दूसरे का चेक करेंगे। यानी जैसे 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। इस प्रकार हमारे पास जितने भी अवयव है उन सब का इस प्रकार से बन गया। अब हमें ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी ही हर वक्त पूछा जाए, हर वक्त ए क्रॉस बी ही पूछा जाए। अगर हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि बी क्रॉस ए है, तब हम क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कैसे समझते हैं इसको। मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ। जैसे ये मेरे पास में कोई एक है और ये मेरे पास में कोई दूसरा सेट है। अब की बार मैं पहले दूसरे वाला लिख देता हूँ 4 5 6 और इधर 1 2 3। तो 4 का 1 के साथ भी संबंध है, 4 का 2 के साथ भी संबंध है, और जो 4 है उस 4 का 3 के साथ भी संबंध है। 4 का हमारे पास तीनों के साथ में संबंध है। अगर 4 का तीनों के साथ में संबंध है तो हम इसको देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 का 3 के साथ भी संबंध हो गया हमारा। अब देखिए, अगर 4 का तीनों के साथ संबंध हो गया तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने 4 के संबंध को बताया, अब जो 5 है उसका संबंध 2 से भी है, 1 से भी है और 3 से भी है, सबके साथ संबंध है। 6 जो है, 6 का भी हमारे साथ में जो है जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सब का अलग अलग रिलेशन है, सबको अलग अलग रूप में लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि 4 का संबंध है, किसका बताया, 4 का। 4 का किसके साथ है, पहले 1 के साथ, उसके बाद 4 का संबंध 2 के साथ, 4 का संबंध 3 के साथ, 4 का कंप्लीट हुआ उसके बाद में 5 का संबंध 1 के साथ, 5 का संबंध 2 के साथ, 5 का संबंध 3 के साथ। 5 का भी पूरा होने के बाद हमारा नंबर आएगा 6 का, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 6 का 3 के साथ। इस प्रकार हम सभी एलिमेंट जो है, जितने भी अवयव हैं, उन सब का संबंध किस किस के साथ में है वो हमने अच्छी प्रकार से बता दिया। चाहे हमें ए क्रॉस बी पूछा हो, चाहे बी क्रॉस ए पूछा हो, हमने दोनों के दोनों को बहुत ही अच्छे साथ समझाया है। अब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं और हमें इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है उसके आधार पर बात करते हैं। हमने एक सीधा सा जनरल सा एग्जाम्पल लेकर के हम समझाया आपको, जबकि एनसीईआरटी है उसकी बुक में किस प्रकार से समझाया गया है उसके आधार पर बात कर लेते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी मैंने बोला एक कोई समुच्चय है जिसमें 3 अवयव है, 1 2 3, दूसरा समुच्चय उसमें 4 5 6 3 अवयव हैं। तो मैंने देखिए जिस प्रकार ग्राफ बनता है उसी प्रकार से यहाँ आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। मैंने एक्स एक्सिस की जैसे और वाई एक्सिस की जैसे कुछ एक लाइनें बनाई है। ये जो पहली लाइन बनती है, ये वाली जो लाइन है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरी लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3 को। इसी प्रकार ये जो हमारे पास में आडी लाइनें बनी हुई है, ये 4 5 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो है क्रॉस बनता है,
पहले 1 और उसके बाद 4, उसके बाद पहले 1 ये 5, 1 ये 6 दूसरा, ये 2 4 2 5 2 6, आगे बढ़ने पर 3 4 3 5 3 6। मैथमेटिकल में हमारी जो गणित की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से समझाया गया है, इस प्रकार से हमें आराम से समझाया गया है। हम चाहे तो ये वाला तरीका समझ सकते हैं, ये हम चाहे तो वो पहले वाला तरीका मैंने क्यों बताया, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 कंटिन्यू दिए तब तक तो हम इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग आराम से इसको बना करके सीख सकते हैं। अगर हमें ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया, ऐसा दे दिया पहले समुच्चय में हमारे पास पी क्यू आर है, दूसरे समुच्चय में आर एस टी है, इनका रिलेशन जब बताएंगे तब ये ग्राफिकल मेथड में जो हमारी जो है गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए हमने हमारे अनुसार जो सही सूटेबल लगा उस तरीके को हमने चूज किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगता है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो जो जब ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो की संपूर्ण पीडीएफ जो है आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो होमवर्क है वो आराम से इसको देख करके कर सकते हैं। वीडियो को आराम से नॉन स्टॉप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क के रूप में ये जो आपको बताया जा रहा है इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको एज पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, वो आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी वो आपको मैं बता देता हूँ। पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है। वो टेलीग्राम का कौन सा चैनल है वहाँ पर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, जल्दी से देखिए। बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक का नाम कौन सा है, देखिए वहाँ मिलेगा आपको मैथ्स टॉपिक बाय आर भी लेगा, और लास्ट में आपको लिखना है एनसीईआरटी, मैथ्स टॉपिक बाय आर भी लेगा एनसीईआरटी, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपके लिए है। जिस प्रकार से अभी हमने पहले वाला प्रश्न बताया, ये वाला ए क्रॉस बी को हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस प्रकार ए क्रॉस बी का हमने वैल्यू निकाली, सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको ये वाला जो प्रश्न है, पी की वैल्यू आपको ए बी और सी दी हुई है, क्यू की वैल्यू डी ई एफ दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि पी क्रॉस क्यू बताना है, उसके बाद में आपको क्यू क्रॉस पी बताना है। इन दोनों का आपको क्या क्या आंसर मिलते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे, अब हम क्या करेंगे देखिए, इसके बाद में जो है अब हम क्या देखने वाले हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने किस प्रकार से बात की वो भी हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद में ये जो भी हमारे पास में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, समुच्चय संबंध और फलन, ये किस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या है, ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसकी हमने एक आपके लिए स्पेशल सी परिभाषा बनाई है। देखिए परिभाषा क्या है, दो अरिक्त समुच्चयों, यानी आपके पास में दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, जैसा अभी हमने लिया, कोई भी दो उदाहरण लिए जा सकते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए गुणा बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम अवयव को ए से लिया जाता है और दूसरे अवयव को बी से लिया जाता है। इस प्रकार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, जो हमारे पास में दिए हुए हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ए और बी जो सेट्स है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपके पास में ए क्रॉस बी इस प्रकार से है। इसके अंदर जो है इनके ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से लिए गए हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी डेफिनेशन को, पूरी परिभाषा को मैथमेटिकली फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसका आपको नीचे लिखा हुआ है। किस प्रकार से लिखा हुआ है देखिए, ए क्रॉस बी, क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए कोमा बी, जहाँ ए जो है वो कैपिटल ए से, यानी जो पहला सेट है वहाँ से बिलोंग करता है, और बी जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। इस प्रकार हम आराम से समझ सकते हैं।
इसको और देखिए, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें जो हमें विशेष प्रकार से नोट करनी है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, अभी हमने परिभाषा के अंदर बात की दो अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, दो अरिक्त समुच्चयों की बात की थी जहां दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे। अब उनमें कंडीशन डाल रहे हैं किस किस प्रकार से उनमें संशोधन किया जा सकता है, किन किन बातों का हमें पता होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन पे बात करते हैं। पहली बात विशेष ध्यान रखने योग्य यह है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है, यदि समुच्चय ए या समुच्चय बी दोनों में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो, कैसा हो, इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, दोनों में से कोई ना कोई एक सेट जो है आपके पास में रिक्त समुच्चय आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, कोई भी दोनों में से एक, तो ए क्रॉस बी जो आएगा उसकी वैल्यू भी आपके पास में क्या आने वाली है, वो भी एम्प्टी सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, नल सेट आने वाला है। उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया ए सेट जो है वो 1 2 3 ही लिखा हुआ है, परंतु बी सेट को मैंने मान लिया एम्प्टी सेट है, यानी कि 5 है, तो ये मैंने जो लिखा हुआ है ए जो है उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, और बी जो सेट है उसमें कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि रिक्त समुच्चय है। अब ए के अंदर तो 1 2 3 है, परंतु बी के अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, परंतु बी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर बी के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है तो ए के जितने भी एलिमेंट है उसका जिसके साथ संबंध बनाया जाता है, जिसके साथ में उसका हमें बताना होता है, वहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो 1 2 3 का संबंध किसी के साथ बनेगा ही नहीं, उसकी प्रतिछाया किसी के साथ बनेगी नहीं, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है आने वाली नहीं है। तो इसलिए ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास में रिक्त समुच्चय यानी 5 एम्प्टी सेट, नल सेट प्राप्त होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें विशेष प्रकार से याद रखना है। अब इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है वो देखिए, विशेष तौर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि समुच्चय ए या समुच्चय बी, या तो समुच्चय ए या समुच्चय बी, दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमित सेट हो जाए, यानी दोनों में से एक क्या आ जाए, इन्फिनिट सेट आ जाए, तो जो ए क्रॉस बी जो इनका कार्तीय गुणन आने वाला है वो भी आपके पास में इन्फिनिट सेट प्राप्त होगा। कैसे, मैं मान लेता हूँ ए जो सेट है वो तो इसी प्रकार से 1 2 3 है, बी जो है इन्फिनिट सेट है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जब ए के 3 एलिमेंट है, इनका बी के इन्फिनिट एलिमेंट के साथ में जब इनका प्रोडक्ट किया जाएगा तो 1 का इन्फिनिट के साथ, 2 का इन्फिनिटी के साथ, 3 का भी, इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो इतने आ जाएंगे ये बहुत ही अनलिमिटेड सोर्स हो जाएगा। इसलिए हम सीधा सा कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो भी अपरिमित समुच्चय होगा, इन्फिनिट सेट होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की ओर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, दो क्रमित युग्म जो है समान होते हैं। जैसे हमारे पास में दो, मान लिया कोई सेट है, कोई भी दो सेट, इसको पहले उदाहरण की सहायता से समझते हैं, उसके बाद में डेफिनेशन देखेंगे। मेरे पास में एक पहला जो है सेट लिखा हुआ ए जिसमें लिखा है x और y, बी जो है उसमें लिखा है 5 और 6। यदि a और b बराबर दोनों सेट है तो a का प्रथम अवयव और b का प्रथम अवयव इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे इसका पहला एलिमेंट क्या है x, इसका पहला एलिमेंट 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से y बराबर हमारे पास 6 प्राप्त हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिए, जैसा कि अभी हमने जो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी तो हमने जो एक बनाया था ए क्रॉस बी के लिए, जब हमने ए क्रॉस बी के लिए बनाया था तो यहाँ पर भी हम विशेष ध्यान रखेंगे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे पहले लिखे गए हैं। आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं ए के जितने भी अवयव है वो इन सबको सबसे पहले लिखा है, और बी के अवयव है उनको बाद में लिखा है। अभी हमने जो परिभाषा देखी थी उस परिभाषा के अनुसार भी, उस दी गई परिभाषा के अनुसार भी हमने यही सीखा था कि प्रथम अवयव ए से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरा अवयव जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो चलिए हम हमारे पॉइंट पे वापस पुनः आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा पॉइंट है देखिए, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है, अब इनके अवयवों की संख्या के आधार पर आपको कुछ लिखना है, कुछ बताना है। आपके पास दो समुच्चय, एक तो समुच्चय ए, एक दूसरा समुच्चय बी। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है
समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पी क्यू होगी, या इसको पी क्रॉस क्यू भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी बराबर क्यू के। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, किसके इक्वल होगा? पी क्रॉस क्यू के। पी क्रॉस क्यू लिखो या पी क्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। ऊपर वाला डेफिनेशन यही थी, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, उनका प्रथम अवयव के समान हो, दूसरा दूसरे के समान हो। 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। और विशेष प्रकार से नोट का 5वां पॉइंट है हमारे पास ए गुणा ए। हमारे पास ए की सेट है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसका रीजन क्या है उस पर बात करेंगे। इसके बराबर क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे a, b, c, जहाँ a, b और c तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? a से। तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? a से। यहाँ a, b और c एक क्रमित त्रिक कहलाता है। क्रमित त्रिक क्या होता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसका मीनिंग समझते हैं बहुत ही अच्छे के साथ। देखो a इंटू ए, इतना हमने नहीं सीखा, परंतु इतना जरूर सीखा है, a गुणा a जरूर होता है। तो देखिए हम a गुणा a बनाते हैं। ये हमारे पास a और ये हमारे पास दूसरा a। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। ये भी a है हमारे पास, ये भी a है। a का a के साथ संबंध होगा, a का a के साथ हमारे पास कोई ना कोई संबंध होगा। उसके बाद a का जो -1 है उसका -1 के साथ संबंध हो गया। अब इस -1 का इस +1 के साथ संबंध होने वाला है, तो इनको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए a गुणा a बराबर -1 कोमा -1 पहले वाला, सेकंड नंबर -1 कोमा +1 दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा हमें ये देखना है इस जो प्लस वाले एक का जो रिलेशन है वो किसके साथ देखना है? -1 के साथ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ +1 और ये -1। अब इस +1 का हमें देखना है इस +1 के साथ 1,1। ये a क्रॉस a बन गया। हमें a गुणा a 3 टाइम, यानी इसका जो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पूछा था, ये भी हमारे पास a गुणा a आया है। अब हम क्या करते हैं, एक साइड में तो a क्रॉस a, दूसरे साइड में केवल a, तो इनको बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा हमारे पास में। ये इसमें तो मैं लिख देता हूँ किसका मान, ये हमारे पास में a क्रॉस a का मान, किसका मान लिख देंगे? a क्रॉस a का मान। यहाँ हम लिख देते हैं -1 कोमा -1 या -1 कोमा +1, +1 कोमा -1 और 1 कोमा 1। ये मैंने सारे लिख दिए। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? देखिए इतना सब कुछ लिखने के बाद ये तो किसका मान है? a क्रॉस a का मान। और दूसरे साइड में कौन है? दूसरे साइड में मेरे पास केवल और केवल जो है a है, -1 और प्लस का 1। अब देखो इस पहले वाले का रिलेशन बनेगा पहले वाले के साथ, कंप्लीट। अब पहले वाले का रिलेशन बनेगा दूसरे वाले के साथ, पहले वाले का पहले वाले के साथ रिलेशन और पहले वाले का दूसरे वाले के साथ रिलेशन। तो लिखेंगे कैसे? देखिए अब इसको मैं लिख देता हूँ a गुणा a, तो पहले हो गया, अब ये तीसरा a आ गया। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्म ये आ जाएगा -1 इसका पहले गुणा हुआ -1 के साथ, दूसरा -1 इसका गुणा हुआ +1 के साथ। पहले वाला फॉर्मेट कंप्लीट। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है वो देखिए। इस -1 + 1 का जो हम रिलेशन देखने वाले हैं इस -1 के साथ, किसके साथ? -1 के साथ। उसके बाद में हम देखेंगे इस +1 के साथ। तो इसको लिखना है तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे?
उस पर बात करते हैं। देखिए हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए अब -1 + 1, अब इसको -1 से लिखेंगे तो लिखना है हमें -1 + 1 -1, तीनों को मैं कंटिन्यू लिख देता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास में चिन्ह कौन सा है, ये वाला -1 और +1 है ना, यहाँ लिख देता हूँ -1 + 1 -1, उसके बाद -1 + 1 + 1, इसका भी हो गया। अब इस तीसरे वाले का जो है हमें इन दोनों के साथ रिलेशन देखना है, तो देखिए मैं सीधा लिख देता हूँ, आप देख लेना, बना लेना इसको, +1 -1 -1 +1 -1 +1, तीसरे वाले का भी बन गया। अब जो 4 नंबर पे है उस 4 नंबर का रिलेशन देखिए, इसका एक तो बनेगा -1 के साथ, दूसरा बनेगा +1 के साथ, तो इनको लिखते हैं पहले, इनको पहले लिख देते हैं। कैसे लिखे जाएंगे ये देख लीजिए, 1 1 -1 1 1 और तीसरा जो 1 है हमारे पास तीनों इसमें प्लस के आने वाले हैं, इसमें तीनों किसके आने वाले हैं, प्लस के। ओके, टोटल कितने हुए देखो 3, ये हमारे पास 3 6 6 और 2 8। अब इन 8 का पता भी कैसे करेंगे, अभी मैंने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ ए और बी नहीं है, यहाँ ए है 3 टाइम पे लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी की जगह तीनों जगह हमारे पास ए ही लिखा हुआ है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 × 2 4, 4 दूने 8, इस प्रकार हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छी प्रकार से पसंद आ रहा होगा। आज के वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।